हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा मेंस 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 25 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024। और देखिए, इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। आज हम सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आज की सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है 2024 बिहार दरोगा मेंस के लिए, उसके सेट नंबर हम लोग 3 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, यानी कि एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा है? देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब देखिए, यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। स्टेटमेंट भी याद रखना है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन किसका है? इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो यह जियाउद्दीन बर्नी का स्टेटमेंट है। और किसके बारे में है? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसने खलीफा और उलेमा की बातों को मानने से इनकार कर दिया था और राजस्व के सिद्धांत का पालन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसी सेट में जो ये बुक है पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़तापूर्वक बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। उसने सैनिकों के नगद वेतन देने की प्रथा भी शुरू किया था और दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उनमें सबसे विशाल जो सेना थी, अस्थाई सेना की नींव इसने रखा था। सबसे विशाल सेना इसी के पास थी। घोड़े दागने, हुलिया लिखने, इन सब की प्रथा का इसने शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। यानी कि अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आपको शासक दिख रहे हैं ये कब आक्रमण किए थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, जो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर है, आपको भी याद होगा। तो सबसे पहले तो आपका मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ही केवल 2 नंबर पहले दिया गया है। फिर तीसरा मतलब दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की बात करते हैं तो 1175 से 1206 तक, ठीक है ना। उसके बाद अगला हो जाएगा आपका चंगेज खां। इल्तुतमिश के समय में यह आक्रमण किया था 1221 में। और फिर तैमूर हो जाएगा, तैमूर लंग, ठीक है ना, 1398 में। तो ये वाला क्रम बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए, और फ्रेंड्स आप बताइए कि क्या ये जो पूरा बुक है टोटल 15 सेट है, इसमें मैं सभी सब्जेक्ट को अलग अलग करवा दूं? जैसे कि हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग करवा दूं, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग, करंट के प्रश्नों को अलग, साइंस के प्रश्नों को अलग? आप लोग बताइएगा, क्या अलग अलग मैं करवा दूं इसको? चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। यह सुल्तान जो था यह फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने खैरात इसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसके बाद इसने सरकारी अस्पताल दारुल सफ़ा और सरकारी खर्च पर हज की यात्रा भी इसी ने शुरू किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा का प्राचीन जो अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? इसका शेष गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है, ठीक है ना। और यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने,
मोहरे, मछलीकृत हुक, ये सब यहाँ से जो है पाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। दीवाने अर्ज जो है यह एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। बलबन ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए तुर्कान चहलगामी जो था 40 सरदार जो गुलाम थे उसका संगठन, इसका नष्ट किया था। नौरोज़ प्रथा की शुरुआत जो है, नौरोज़ त्यौहार मनाने की शुरुआत इसने किया था। ठीक है, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इसने किया था। ये सब ध्यान रखिएगा। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? तो देखिए कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जो हैं ये पूर्व दर्शन जो है, पूर्व मीमांसा दर्शन इसी संप्रदाय के हैं। और कुमारिल भट्ट को भारत में जो है अगर हम बात करें तो आपका भट्ट संप्रदाय जो है उसका संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तोल्काप्पियम क्या है? तो ये आपको भी पता है, यह जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? बताइए। तो मणिग्रामम और नानदेशी जो थे ना, यह आमतौर पर एक मध्ययुगीन व्यापारी गिल्ड को संदर्भित करते थे। तो भारतीय व्यापारी संघ जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहला से प्राप्त होता है। इब्न बतूता यह मोरक्को के यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम रहला है, याद रखिएगा। और इसी से जो है भारत में उस समय जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो फ्रेंड्स यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? निजामुल मुल्क ने किया था। यानी कि चिनकलीज खां जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चिनकलीज खां उर्फ निजामुल मुल्क। ठीक है ना। और 1724 में जो है याद रखिएगा 1724 में सक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है यह मुगल गवर्नर मुबारिज खां और किसके बीच हुआ था? निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। और इसमें जो है मुबारिज खां मारा गया था मुगल गवर्नर, और निजामुल मुल्क जीत गया था। और निजामुल मुल्क जो था दक्कन का वास्तविक संस्थापक बना था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह कौन सा युद्ध है? तो फ्रेंड्स यह युद्ध जो है यह बक्सर का युद्ध है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है ना। 1526 में पहला हुआ, ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध जो है यह 1757 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा यही जो है बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने भारत के जो है अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व जो है स्थापित किया। क्यों? तो क्योंकि इसमें एक तरफ अंग्रेजों से मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज अकेले लड़ रहे थे, फिर भी ये पराजित हो गए। ठीक है ना, अंग्रेज इसमें जीत गया था। हेक्टर मुनरो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, तो ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए महात्मा गांधी, यहाँ पर देखिए मुकनायक। ठीक है, कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? एक मिनट,
मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए एनी बेसेंट कॉमनवेल ये जो है आपका सही दिया गया है, ठीक है। बाकी सारे यहाँ से मेरे ख्याल से गलत दिए गए हैं। मुख्य नायक जो होगा भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा, उसके बाद केसरी आपका बाल गंगाधर तिलक का, और उसके बाद महात्मा गांधी का यंग इंडिया। यहाँ पर सुमेलित है होना चाहिए था, तब तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो यह इसमें से जो है सत्यशोधक समाज का था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। और यह जो आपका समाज था यह दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका सत्यशोधक समाज हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का जो मिलन बिंदु है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची बड़ी चोटी है। तो यहाँ पर देखिए आपका नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर सुमेलित है, सुमेलित जो है यहाँ पर कौन है। चलिए तो यहाँ पर देखिए असम की राजधानी जो है दिसपुर है, ठीक है ना। मेघालय की राजधानी जो है ये शिलोंग है। मिजोरम की राजधानी जो है ये आइजोल सही दिया गया है। नागालैंड की राजधानी जो है यह कोहिमा है, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित है यहाँ पर। चलिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, ठीक है ना। किशनगंज राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों पर से कौन सा सही दिया गया है। नीचे आपको कथन चुन करके बताना है। इसमें से सही कथन जो होगा यहाँ पर देखिए भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, बिल्कुल सही दिया गया है। और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए भारत में चीनी उत्पादन का विश्व में कुल चीनी उत्पादन का 14.4% है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 और 3 में डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। देखिए जयसमंद झील जो है ये कहाँ पर है, तो जयसमंद झील राजस्थान में है, मिला लीजिएगा, राजस्थान यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बड़खल झील जो है ये बड़खल झील ये हरियाणा में है, फरीदाबाद में। लोकटक झील मणिपुर में है, और कोली वैली झील जो है यह तमिलनाडु में है। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय जापान में है, जापान के योकोहामा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो फ्रेंड्स यह करता है 10 डिग्री। राइट आंसर यहाँ पर देखिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। 9 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है, 9 डिग्री। और 8 डिग्री यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। चलिए लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, दादर और नगर हवेली में है, ठीक है ना। और यह जलाशय दमनगंगा नदी पर स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। सबसे न्यूनतम जो है जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा बिहार का है। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका मिजोरम और सिक्किम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। देखिए कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का आपका कहाँ पर हो जाएगा, कोटायम में है। चाय बोर्ड का आपका कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में है। तो इस तरह से देखेंगे तो 1 3 4 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 4 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलो उसके बाद देखिए परवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा एक इसमें से सही नहीं है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही जो है सही नहीं है। परवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, यह जो है गलत दिया गया है। यह जो है परवाल भित्ति जो है इनका निर्माण लवणीय जल में होता है, ठीक है ना। इनका निर्माण केवल लवणीय सागर में होता है। तो यहाँ पर अलवणीय दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान का क्या नाम है।
तो इस घास के मैदान को कहा जाता है पम्पास, जो कि अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड जो है ये अफ्रीका में है। प्रेयरी जो है ये अमेरिका में पड़ता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। स्टेपी जो है यूरेशिया में पड़ता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो बिहार में कब किया गया था प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन? 20 जुलाई 1937 को किया गया था श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में, ठीक है। और राइट आंसर यहाँ पर आपका रामदयालु सिंह जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1937। चलिए उसके बाद देखिए बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो यह यात्री तो यह अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिंच आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे कि पटना में से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार बिहार हेराल्ड है, सबको पता है, ठीक है। गुरु प्रसाद सेन जो थे इन्होंने ही इसका संपादन किया था, ठीक है। तो 1875 में यह द बिहार हेराल्ड इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, गुरु प्रसाद सेन ने किया था। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा सही हुक्म है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से, तो बिल्कुल ये भी सही दिया गया। तो 1 और 2 दोनों जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है और 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन 1964 में किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये बी जो होगा, 1 मिनट, स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना, संवैधानिक प्रावधान के आधार पर। देखिए संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बात में फैसला लिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय लिया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति, इसका राष्ट्रपति ऑप्शन डी में दिया गया है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह अनुच्छेद 53 में कहा भी गया है और इसका यह प्रयोग आपका संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इन सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। बिल्कुल जो है यह स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए केवल एक जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो इसके प्रावधान पर अनुच्छेद 334 में 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। विधानसभा की 243 सीट है और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। ये भी आप क्रम भी याद रख लीजिएगा। देखिए खाली स्थान दिया गया, राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। तो यह लोकायुक्त करता है, ठीक है ना, लोकायुक्त, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 51 की क है, आपको भी पता है, भाग 4A में रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। चलिए बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम जो है यह लागू और संचालित हुआ था। तो यह 2010 में लागू हुआ था और आर्टिकल 21A आपको याद होगा, इसके अंतर्गत इसको मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित भी किया गया है। 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी के अंतर्गत 21A को जो है जोड़ा गया।
चलिए, तो 2010 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपना, अच्छा संघीय जो है ये कनाडा से लिया गया, याद रखिएगा संघीय। और संशोधनात्मक जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय इसमें से आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सारे जो होते हैं आपके अनुचुंबकनीय पदार्थ होते हैं। एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है यह जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइजन ने दिया था। तो यहाँ पर देखिए हाइजन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो लिनियस को जो है आपको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का जनक आप कह सकते हैं, इनको कहा जाता है, ठीक है, वर्गीकी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिए CO2 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछ लिया गया है, SP यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो इसमें से उत्तरदायी गैस अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए मीथेन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार जो है क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ऑप्शन नंबर बी। और भारी जल का फॉर्मूला आपको D2O याद भी होगा, ठीक है ना। इसकी खोज जो है यूरे ने किया था, भारी जल की खोज यूरे ने किया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि वृद्धिरोधक पादप हार्मोन कौन सा है? अच्छा, यहाँ पर देखिए जितने भी हार्मोन दिख रहे हैं ना, ये सारे पादप हार्मोन हैं। इसमें से वृद्धि रोधक आपका एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है और पत्तियों के विगलन में सक्रिय भूमिका निभाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भी पादप हार्मोन है, जैसे कि एथिलीन है, ठीक है, एक फ्लोरोजिन्स है, फ्लोरोजिन्स या फ्लोरोजेंस कहिए, ये फूलों के खिलाने में और ये फलों के पकाने में सहायक होता है। दाब के बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होगा? जब दाब बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दाब के बढ़ने से ध्वनि का चाल अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। साइनोकोबालामिन इसका नाम है, याद रखिएगा। फिलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। जॉन डाल्टन ने किया था, जॉन डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर रहता है और इस क्षेत्र को नाभिक कहते हैं, याद रखिएगा। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था से पृथ्वी को गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? इसकी कुल ऊर्जा अचल रहेगी, ठीक है ना। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, और जब कोई वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका अचल रहेगी। उसके बाद देखिए कुछ दिनों तक खुले में रख जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके उपस्थिति में पूछा गया है कि बनने की वजह जो है काली हो जाती है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ag2S कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? दाब जब बढ़ाइएगा ना, जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब कम होता है, दाब कम होता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे एरोप्लेन में जाते हैं तो नाक से ब्लड वगैरह आ जाता है, ऊपर दाब कम हो जाता है। जैसे दाब कम होगा आपका ब्लड आ जाएगा। तो पहाड़ वहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ पर दाब कम रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, खाना बनाने में तकलीफ होती है क्योंकि उसका क्वथनांक घट जाता है। तो जब दाब बढ़ेगा, दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है ना। दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, तो बढ़ता है। चलिए, कार्ल लिनियस, अभी मैंने आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये दोबारा प्रश्न आ गया, ठीक है। वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों के सामग्री में परिवहन में मदद करता है? तो ये आपका फ्लोएम है, और जाइलम तो आपको पता ही है।
जल के परिवहन में निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, याद रखिए। लाल ग्रंथि जो होती है ना, ये बहिस्रावी है। लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी, जिसको कि हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इनके लिए, इनके स्राव के लिए नलिकाओं जो होता है, नलिका, उसकी आवश्यकता, इसको जो है नलिका की आवश्यकता होती है। और एंडोक्राइन जो होती है अंतःस्राव ग्रंथि, वो नलिका विहीन होती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद 60 नंबर प्रश्न पढ़िए कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो खाली स्थान दिया गया है के साथ घुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो सोडियम जो है यहाँ पर ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी विस्फोट की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए संस्थान है और दूसरी तरफ मुख्यालय। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित जो नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी देखिए अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। चलिए, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो क्या कहलाता है? तो हरा वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य राज्य, अच्छा मोबाम्बिका जो है ये कहाँ पर है? तो मोबाम्बिका जो है ये कहाँ पर है? कर्नाटक, डालमा झारखंड, नेयर जो है नेयर, ये आपका नेयर जो है यह आपका केरल में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। कांटी गांव ये आपका गोवा, सही दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, कहीं भी व्यापार इसमें ना होगा, ना तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोडवेट यानी कि संशोधित मूल्य वर्धित कर, ठीक है ना, ये आपका इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बिक्री कर से है, ठीक है। यह 1994 तक प्रभावी में था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? सिंपल सा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारे कि अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा वाक्य इसमें से सच है यानी कि सही पूछा गया है? तो देखिए इसमें से सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा एक बार बंद पॉज करके इसको पढ़ लीजिए एक बार। चलिए किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द 2023 ईयर चुना गया है? किस व्यक्ति को यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह जीता है आपका विहान तालिया विकास ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए स्वाति नायक का दिख रहा है ना, तो इनको नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है किसने? शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है, ठीक है। शशि थरूर की पुस्तक का नाम अंबेडकर ए लाइफ, याद रखिएगा। के शैलजा माई लाइफ एज ए कॉमरेड, के शैलजा की है। और अमृत माथुर की पुस्तक याद रखिएगा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अबुआ आवास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम है? तो यह झारखंड का है। 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका दोहा में होगा 30 में, ठीक है ना। 2026 में नगोया जापान में होगा, 2030 में दोहा कतर में होगा, 2034 में रियाद सऊदी अरब में होगा। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एक मिनट, ये वाला छूट गया। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो होगा वो इटली में होगा, ठीक है, इटली में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए G7 शिखर सम्मेलन, अच्छा 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा 2024 में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला ब्रिक्स 2024 वाला रसिया में होगा। चोगम 2024 में समोआ में होगा, ये सब याद रखिएगा। SCO जो होगा 2024 में कजाकिस्तान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो यह किसके द्वारा जारी करता है? यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी जान लीजिए, इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह नंदिनी दास को दिया गया। नंदिनी दास नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। और नंदिनी दास को यह अवार्ड उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको? तो एआई को, ठीक है ना, याद रखिएगा। एआई राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑपरेशन अजय, भारत और इजराइल, ये आपका बिल्कुल सही है। और ऑपरेशन सजग, भारत और सूडान, ये गलत है। सजग जो होगा, ऑपरेशन सजग, यह भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। ऑपरेशन कोरोना, भारत म्यांमार जो मोचा तूफान आया था, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई, ये बड़ा पूछा गया है बिहार में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स, यह 2024 तक रखा है। इन 80 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। तब तक मैं मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको तब तक फटाफट बता देता हूँ। देखिए, 81 का 21 आंसर हो जाएगा। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 300 और 350 रुपया। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर भी 24 हो जाएगा, ठीक है ना, 24,000 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 86 देख लीजिए। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 121 हो जाएगा। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 117 आ जाएगा, ठीक है ना, 117 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर 5 11 फिर 11 बढ़ा, यहाँ पर 13 हुआ, 16 13 29। उसके बाद 13 के बाद यहाँ पर 17 हो जाएगा। फिर 17 के बाद यहाँ पर देखिए 19 का डिफरेंस है। 19 के बाद यहाँ पर देखिए 23 का डिफरेंस है और फिर 29 का डिफरेंस होगा, तो 117 आ जाएगा। समीकरण दिया गया है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 7 और -9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। 89 का करेक्ट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 90 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 90 का आपका 17.5% हो जाएगा। उसके बाद 91 का ऑप्शन नंबर D6 हो जाएगा राइट आंसर। 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। 93 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका इसमें से 255 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 255। अब कैसे? तो देखिए, 7 दूना 14 और 1 15, 15 दूना 30 और 1 31, 31 दूना 62 और 1 63, ठीक है ना। फिर 63 दूना 126, 1 27, 127 दूना 254 और एक यहाँ पर 255 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 61 रुपया हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा 95 का राइट आंसर 17 मीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेशन को जरूर लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। देखिए, 96 का बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी का आंसर डी हो जाएगा। और 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40:48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन 100 जो है इसका करेक्ट आंसर 140 सेंटीमीटर हो जाएगा।